स्वागत है दोस्तों। आज इस नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास चैप्टर 2 राजा और किसान नगर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक अंकीय प्रश्न और द्विअंकीय प्रश्न एक साथ, अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न एक साथ, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में। तो आप कैसे हो? अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की ऐसी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो इसका आंसर है मगध। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम लिखे तो इसका है उत्तर राजगृह। मगध की वर्तमान में राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। पर्याप्त प्रशांति के लेखक कौन था? हरिसेन। हर्षचरित के लेखक कौन था? बाणभट्ट। राजाओं का गृह किसे कहा जाता है? मगध की राजधानी राजगृह को। नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आरंभिक भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। किस मौर्य सम्राट ने धम्म नीति अपनाई थी? अशोक मौर्य सम्राट ने। सबसे ज्यादा अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। सबसे कम अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया था? अरमाइक लिपि में। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए किस नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की? धम्म यात्रा। किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते हैं? कुषाण वंश के शासक। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। वाकाटक वंश का शासक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय। देवनाप्रिय का अर्थ है देवता का प्रिय। मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में मिलता है। राजगृह का अर्थ है राजाओं का घर। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा है? तो वो है तक्षशिला। अग्रहार क्या है? वह भूभाग है जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था, उसे अग्रहार कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसी धातु, पत्थर या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख होते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियों किसके द्वारा संचालित की जाती है? एक समिति तथा उप समिति। जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धियां कौन सी है? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालना। द्वितीय अशोक किस कुषाण शासक को कहा जाता था? कनिष्क शासक को। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किस दशक में निकाला? 1930 के दशक में। कलिंग पर विजय प्राप्त किसने की? अशोक ने। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम लिखी राजगृह। जातक कथाएं किस महापुरुष से संबंधित है? महात्मा बुद्ध। किस राजा को प्रियदस्ती अर्थात मनोहर मुखार्थी कहा जाता है? अशोक को। व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? श्रेणी। कुषाण कौन है? चीन में रहने वाली कबायली जाति है। परिप्लस का अर्थ तथा कौन सी भाषा का शब्द है? परिप्लस का अर्थ है समुद्री यात्रा और ये यूनानी भाषा का शब्द है। अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा। अब पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना, और पटना कहाँ पर है? बिहार में। महामत अधिकारी का कार्य क्या है?
धर्म का प्रसार करना। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए दो प्रमुख स्रोतों के नाम बताएं। पहला है कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका। अशोक की पहचान कब हुई थी? 1830 ईस्वी के दशक में। धर्म का सिद्धांत किसने दिया? अशोक ने। हर्षवर्धन कौन था? कन्नौज के राजा था। गपति का प्रयोग किसके लिए तथा कौन सी भाषा में है? छोटे किसान के लिए या जमींदार के लिए किया जाता है और ये गपति शब्द पाली भाषा का शब्द है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? मास्की तथा गुजरा अभिलेख में। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? रुद्रदामन ने। अभिलेख शास्त्र क्या है? अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख साक्ष्य की दो सीमाएं लिखे। धुंधले अक्षर। अभिलेख का नष्ट हो जाना। महाजनपद का विकास कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व के बीच। जनपद क्या है? उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चाणक्य की सहायता से। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। अशोक ने कौन से धर्म का राज्य सरिया? बौद्ध धर्म का। किस महिला ने शासिका द्वारा किया गया भूमि दान का उदाहरण विरल उदाहरण माना जाता है? वाकाटक वंश की शासिका प्रभावती गुप्त ने। द्विअंकीय प्रश्न। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है आरंभिक राज्य का उदय, नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का प्रचलन। ऐसे 5 महाजनपदों के नाम लिखे जो बौद्ध तथा जैन धर्म में मिलता है। तो वे मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, वज्जी। महापाषाण क्या है? ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं। सरदार के क्या कार्य है? अनुष्ठान का संचालन, युद्धों का नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़े विवाद को सुलझाना। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है। अभिलेख शास्त्रों की प्रमुख कमियां लिखी। तो इसका आंसर है भाषा पढ़ने में कठिनाई, अर्थ निकालने में कठिनाई, विभिन्न भाषाओं और लिपियों का उपयोग, समकालीन से तुलना असंभव। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण है लिखे? तो ये कारण है निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी, केंद्रीय शासन की निर्बलता, साम्राज्य का प्रशासन, प्रांतीय शासकों का अत्याचार, दरबार के षड्यंत्र, आर्थिक कारण। द्विअंकीय प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अध्ययन कैसे किया जाता है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी काफी प्राचीन लिपि है। आज हम लगभग भारत में जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जड़ ब्राह्मी लिपि है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया। कई दशकों बाद जेम्स पिरसेम ने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। खरोष्ठी लिपि। पश्चिमोत्तर से पाए गए अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासन करते थे और उनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों में राजाओं खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों में खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। उनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया। प्रश्न 2। महाजनपदों की विशेषताएं बताते हुए मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली क्यों बना?
मगध महाजनपद की विशेषता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन था। प्रत्येक महाजनपदों की एक किलेबंदी राजधानी होती थी। स्थायी सेना, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, और नियमित नौकरशाही। धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण राजा क्षत्रिय वर्ग से। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली क्यों बना, इसके कारण देखते हैं। प्राकृतिक रूप से सुरक्षित। ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। इस जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से इनकी रक्षा करती थी। उपजाऊ भूमि। यह उपजाऊ भूमि थी। गंगा और सो नदी के पानी से सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, जिसके कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी, जिसमें व्यापार में वृद्धि होती। हाथियों का सेना में उपयोग। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। जंगल में हाथी पाए थे जो कि सेना के बहुत काम आते थे। योगी शासक। योगी तथा महत्वाकांक्षी शासक। मगध के राजा बहुत योगी और शक्तिशाली थे, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु आदि। लोहे का उपयोग। लोहे की खदानें पाई गई है, जिसका उपयोग आधुनिक हथियार व औजार बनाने में किया जाता था। प्रश्न 3। इतिहास के अध्ययन हेतु सिक्के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका आंसर है व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। चांदी और तांबे के 8 सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले प्रयोग किए गए। जिस समय खुदाई की जा रही थी तब ये सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों को राजा ने जारी किया था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारियों ने सिक्कों को जारी किया हो। शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए, और इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्कों के जैसा ही हुआ करता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योधीय शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो कि हजारों संख्या में वहां से मिले। सोने के सिक्के सबसे बेहतरीन सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। अशोक धर्म की विशेषताएं लिखी। तो इसका आंसर है नैतिक जीवन व्यतीत करना, वासनाओं पर नियंत्रण रखना, दूसरे धर्मों का सम्मान, जीव जंतु को क्षति ना पहुंचाना, सबसे प्रति दयालु बनाना, सभी का आदर करना। प्रश्न 5। जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी? तो इसका आंसर है जनता के बीच राजा की छवि। इसकी साक्षी ज्यादा नहीं प्राप्त है। जातक कथाओं में इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया। ये कहानियाँ मौखिक थी, फिर बाद में इन्हें पाली भाषा में लिखा गया। गणतिंदु जातक कहानी प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या थे? तो ये तरीके थे। उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया, लोहे की फाल का प्रयोग किया गया। फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के नए साधन को बनाना शुरू किया। प्रश्न से मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर है केंद्रीय शासक, राजा का नियंत्रण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना तथा वित्त प्रथा। प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन कई प्रांतों में बांट दिया गया था। स्थानीय शासन। पाटलिपुत्र नगर का शासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। कानून और व्यवस्था। राजा साम्राज्य को उस अधिकारियों की सहायता से चलता था। संगठित सेना। मैगस्थनजी ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति
और से उप समितियों का उल्लेख किया है। धर्म प्रसार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति, भूमि कर, सिंचाई और सड़कों के प्रबंध के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे। गुप्तचर विभाग बहुत सुदृढ़ था। और ये एक प्रश्न है, कौन से ग्रंथ में एक कुटिल राजा की प्रजा दुख में है? तो वो ग्रंथ है गणतिन्दु जातक ग्रंथ। धम्म अशोक का क्या है, इसके उपाय बताए। अशोक का धम्म के सिद्धांत साधारण तथा सार्वभौमिक था। धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद में संसार में अच्छा रहेगा। इसके उपाय है, अशोक ने धम्म प्रसार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया, जिसे धम्म महामात कहा जाता था। उसने 13वें शिलालेख लिखा है कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए हैं। वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। वह अधिकारी अलग अलग जगहों पर आते जाते रहते थे। उनको प्रसार कार्य के लिए वेतन दिया जाता था। उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। अंतिम प्रश्न है, संगम ग्रंथ किस भाषा में है? तमिल भाषा में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।